हेलो फ्यूचर एजुकेटर्स, वेलकम बैक टू आई टिप सिंप्लीफाइड। आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने इस यूनिट के पार्ट ए और पार्ट बी को डिटेल में कवर किया था, राइट, वेयर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द विजन, ऑब्जेक्टिव एंड सेलिएंट फीचर्स ऑफ वैदिक एजुकेशन सिस्टम। और उसके बाद वी एक्सप्लोर्ड इट्स टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंक्लूडिंग द मेथड्स, डिसिप्लिन एंड द रोल ऑफ गुरु एंड शिष्य। तो अगर आपने पार्ट ए और पार्ट बी अभी तक नहीं देखा है, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप पहले उन्हें देख लें, बिकॉज उससे आज के टॉपिक को अंडरस्टैंड करना और भी ईजियर हो जाएगा। तो आज हम मूव ऑन करेंगे टू पार्ट सी, दैट इज फॉर्म्स एंड डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिसेस। तो इस पार्ट में हम बेसिकली देखेंगे कि वैदिक पीरियड में जो एजुकेशन थी वो एक्चुअली ऑर्गेनाइज कैसे की गई थी, लाइक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैसे डेवलप हुए, गुरुकुल एक सोशल यूनिट के रूप में कैसे फंक्शन करता था, या फिर उसकी ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेशन कैसे थी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओके, नाउ बिफोर स्टार्टिंग एक्चुअली आई नीड टू गिव यू अ स्मॉल अपडेट। अब हमारे पास एक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल भी है, तो इसीलिए जो भी नोट्स और पीडीएफ्स अपलोड होंगी वो सारी यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में नहीं, आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, ठीक है। तो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको टेलीग्राम की लिंक दे दूँगी, तो आप प्लीज़ उसको ज्वाइन कर लेना फॉर ऑल द स्टडी मटेरियल्स एंड रेफरेंसेस, ठीक है। और अगर आप में से कोई टेलीग्राम यूज़ नहीं करता है तो आप सिंपली कमेंट्स में मुझे बता देना, मैं जस्ट इन उस केस आपको लिंक वहाँ पर भी प्रोवाइड कर दूँगी। फाइन, आई होप इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देन अलॉन्ग विद दैट इस वीक हम यूनिट 1 को कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे, ओके। इसलिए पार्ट डी मैं मोस्ट प्रोबेबली वेडनेसडे या थर्सडे तक अपलोड करने का ट्राई करूँगी, और जो पार्ट ई होगा वो अपकमिंग संडे को आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। तो होपफुली इस वीक के एंड तक हमारा पूरा यूनिट 1 फाइनली कंप्लीट हो जाएगा, ओके। तो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिलेज लेट्स बिगिन विद द पार्ट सी। तो आज के पार्ट सी में हमारे पास 5 मेजर सेक्शंस है, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि सोसाइटियल कंडीशंस और इंस्टीट्यूशनल एवोल्यूशन कैसे हुई। उसके बाद हम बात करेंगे प्राइमरी फॉर्म्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की, और फिर हम समझेंगे कि गुरुकुल एज अ लिविंग यूनिट कैसे काम करता था। इसके बाद हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस, जिसमें हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करेंगे, जो कि फॉलो अप करेगा पीयर ट्यूटरिंग मॉडल से फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। और फाइनली एंड में हम लोग डिस्कस करेंगे इस पूरे सिस्टम का कंक्लूजन एंड लेगेसी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि वैदिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के डेवलपमेंट के पीछे सोसाइटल कंडीशंस क्या क्या थी, ओके। तो लेटर वैदिक पीरियड, जो कि अप्रॉक्सीमेटली हमारा 1000 से लेके 500 BC के बीच में होता है, उस टाइम पे जो सोसाइटी थी वो ग्रेजुअली चेंज होने लग गई थी, ठीक है। जो लर्निंग पहले लार्जली हमारा फैमिली या फिर हाउस होल्ड लेवल पर होता था, वो अब एक मोर फॉर्मलाइज्ड या फिर ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन की तरफ मूव करने लग गया था, ठीक है। अब इस डेवलपमेंट के पीछे बेसिकली 3 मेन फैक्टर्स कह लो या रीजंस कह लो वो थे। उसमें से सबसे पहला था हमारा राइज ऑफ किंगडम्स। अब जो स्मॉल ट्राइबल यूनिट्स थे ना, वो ग्रेजुअली एक्सपैंड होकर लार्जर और मोर स्टेबल टेरिटोरियल किंगडम्स में ट्रांसफॉर्म होने लग गए थे, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, जो गवर्नेंस थी ना और जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन थी, दोनों की दोनों ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई। अब क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स हो गई तो सेकंड हमारे पास क्या आया, डिवीजन ऑफ लेबर। अब जैसे जैसे सोसाइटी कॉम्प्लेक्स होती गई, डिफरेंट स्पेशलाइज्ड स्किल की भी नीड पड़ने लगी, राइट। अब इसके रिजल्ट में हमें डिस्टिंक्टिव प्रोफेशनल ग्रुप्स या फिर एक सोशल स्ट्रैटिफिकेशन डेवलप होता हुआ नज़र आया। अब उस स्ट्रैटिफिकेशन की वजह से हमारे पास आया इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ नॉलेज, जो कि हमारा थर्ड कंपोनेंट था, ठीक है। अब इससे वैदिक लिटरेचर का कॉन्टीन्यूस एक्सपेंशन भी हुआ है ना, नई स्किल्स आएंगी तो एक्सपेंशन तो होगा ही टेक्स्ट का, राइट। और उस नॉलेज को प्रिजर्व और ट्रांसमिट करने के लिए जो फैमिली बेस्ड सिस्टम था वो सफिशिएंट नहीं रहा, इसलिए फॉर्मल अकेडमीज़ या फिर एक मोर स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ लर्निंग की ग्रेजुअली हमें ज़रूरत पड़ने लग गई, जिसकी वजह से हमारा काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस का डेवलपमेंट हमें देखने को मिला।
तो इस प्रोसेस के साथ जो हमारा एजुकेशन थी वो एक इनफॉर्मल हाउस होल्ड एक्टिविटी से मूव होकर एक मोर ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशनल सिस्टम की तरफ बढ़ने लगी। और इसी डेवलपमेंट के रिजल्ट में अलग अलग टाइप्स के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इमर्ज हुए। तो अब हम देखेंगे कि ये जो इंस्टीट्यूशंस जो हमारे डेवलप हुए थे वो एग्जैक्टली कौन कौन से थे और उनका रोल क्या क्या था। तो वैदिक पीरियड में एजुकेशन के लिए एक ही टाइप का इंस्टीट्यूशन हमारे पास नहीं था। ओके, डिफरेंट लेवल्स और पर्पस के अकॉर्डिंग हमारे पास लर्निंग के लिए सेवरल फॉर्म्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अवेलेबल थे। अब स्कॉलर्स जैसे कि एस दास गुप्ता एंड बी माधवन, अब तो इनका नाम भी याद हो गया होगा आई थिंक आपको, राइट। तो ये जो दो स्कॉलर्स थे इन्होंने प्रॉपर बताया है कि वैदिक पीरियड में डिस्टिंक्ट इंस्टीट्यूशनल फॉर्म्स की डेवलपमेंट कैसे कैसे हुई और उनको बेसिकली डिवाइड करके आइडेंटिफाई भी किया है, ठीक है। जिसमें से सबसे बेसिक और वेल नोन फॉर्म था हमारा गुरुकुल सिस्टम, राइट। तो जो गुरुकुल्स थे वो एसेंशियली रेजिडेंशियल सेंटर्स थे जो कि जर्नली फॉरेस्ट या फिर रिवर बैंक्स के पास मिलते थे, जहाँ पे स्टूडेंट्स जो था वो गुरु के साथ रहकर एक कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन को रिसीव करता था। अब इसको लेके हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो मैं इसको और ज़्यादा इलाबोरेट नहीं करूँगी यहाँ पे, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वी हैव परिषद्स। अब ये जो परिषद्स थे वो हायर लर्निंग के लिए स्कॉलरली काउंसिल्स थे, ठीक है। अब इसमें जो थे वो जर्नली 3 से लेके 10 सीनियर स्कॉलर्स होते थे जो कि फ़िलॉसफी, लॉ और सोशल कोड्स जैसे सब्जेक्ट्स पर डेलिब्रेशन करते थे। डेलिब्रेशन मतलब डिस्कशन, ओके। इसके बाद आते थे सम्मेलन्स जो कि रॉयल असेंबलीज होती थी। नाउ दीज वर लार्ज स्केल स्कॉलरली असेंबली, ठीक है, जो कि होस्ट की जाती थी किंग्स के द्वारा, लर्नड किंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो शास्त्रार्थ होती थी यानी कि फिलोसफिकल डिबेट वो स्कॉलर्स के बीच में होती थी और कई बार उनको रॉयल रिकॉग्निशन भी मिल जाती थी बिकॉज इट वाज जर्नली होस्टेड बाय अ किंग, राइट। उसके बाद आते थे हमारे तीर्थास एंड मठास। अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग सेंटर्स थे, ठीक है। ये जो पिलग्रिमेज साइट्स थी, पिलग्रिमेज मतलब जो आपकी रिलीजियस यात्रा होती है ना, राइट। ये जो पिलग्रिमेज साइट्स थी ये भी इंस्टीट्यूशन से एसोसिएटेड होती थी, ठीक है। जहाँ पे जो ट्रैवल करके जो लोग आते थे, ट्रैवलिंग सीकर्स, उनको जो रेजिडेंशियल टीचर्स होते थे उनसे इंस्ट्रक्शन और गाइडेंस मिलता था। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया हो, ठीक है। बट लेकिन ये जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर था वो यहाँ तक लिमिटेड नहीं था। इसके अलावा हमारे पास 2 और इंस्टीट्यूशंस थे जिसमें से हमारा पहला था आश्रमास और फिर था चरनास, ठीक है। तो जो आश्रमास थे वो रिवर्ड सेक्स के फॉरेस्ट हर्मिटेजेस मतलब प्लेस ऑफ लिविंग बोल सकते हैं हम लोग, उनको बोलते थे, ठीक है। अब ये जो सेक्स थे या फिर आप ऋषि कह सकते हो वो एडवांस्ड थे स्पिरिचुअल रियलाइजेशन में, ठीक है। स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, तपस्या या फिर फिलोसफिकल डिस्कोर्स, तो ये उसके रूप में फंक्शन करते थे बेसिकली जो हमारे आश्रमास होते थे। और उसके बाद फाइनली आते थे हमारे चरनास, ठीक है। अब ये स्पेशलाइज्ड स्कूल्स होते थे जो वैदिक टेक्स्ट्स की किसी स्पेसिफिक शाखा मतलब ब्रांच, ठीक है, उसकी प्रिजर्वेशन, रेसिटेशन और क्रिटिकल स्टडी पर फोकस करते थे। आई होप आपको ये सारे फॉर्म्स, इंस्टीट्यूशंस क्लियर हो गए हैं। तो ये ओवरऑल अगर हम बात करें, ये इंस्टीट्यूशन मिलकर एक लेयर्ड एजुकेशनल इकोसिस्टम फॉर्म करते थे, ठीक है, जो कि फाउंडेशनल रेजिडेंशियल लर्निंग से लेकर एडवांस्ड स्कॉलरशिप और स्पेशलाइज्ड टेक्सचुअल स्टडी को इंक्लूड करता था। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। अब इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट रेजिडेंशियल जो इंस्टीट्यूशन था वो था गुरुकुल, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा कॉमन भी था, ठीक है। तो देखते हैं कि जो गुरुकुल था वो सिर्फ एक प्लेस ऑफ लर्निंग नहीं था बल्कि एक लिविंग सोशल यूनिट के रूप में भी फंक्शन करता था। तो इसको अंडरस्टैंड करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब थर्ड स्कॉलर जो हमारे इसमें आते हैं वो है बी कुप्पुस्वामी। आई होप आपको इनका भी नाम याद हो चुका हो, जिनकी बुक्स थी एलिमेंट्स ऑफ एंशिएंट इंडियन साइकोलॉजी, राइट। इसमें इन्होंने गुरुकुल को एक इम्पर्सनल या कॉमर्शियल स्कूल की तरह नहीं देखा है। इट वॉज नॉट
एन इम्पर्सनल या कॉमर्शियल स्कूल, बल्कि इसको एक माइक्रो सोसाइटी या फिर एक एक्सटेंडेड फैमिली जिसे हम कुल भी बोलते हैं उसके रूप में एक्सप्लेन करके बताया है। ठीक है, तो हम जल्दी से इसके मॉडल को समझ लेते हैं जो कि हमारा फैमिली मॉडल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो गुरु होता है वो कुलपति होता है, दैट इज हेड ऑफ द फैमिली, और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उसके मेंबर्स की तरह आप लगा सकते हो। ओके, अब इसमें जो गुरु पत्नी होती है वो मैंने मेरे नोट्स में मेंशन किया हुआ है, बट मैं यहाँ पे भी आपको बता देती हूँ, वो उन स्टूडेंट्स के लिए एक मदरली फिगर का काम करते हैं। गुरु पत्नी इज़ जो हमारा गुरु है उनकी वाइफ। आई होप दैट इज़ क्लियर। ठीक है, तो वो उनके लिए एक मदरली फिगर का काम करती है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सिर्फ गुरु से पढ़ते नहीं हैं बल्कि एक फैमिली लाइक इन्वायरमेंट में रहकर ग्रो भी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब इसका दूसरा एस्पेक्ट की हम बात कर लेते हैं जो कि था रेडिकल इक्वालिटी, या फिर आप सिर्फ इक्वालिटी से भी इसको कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये था कि स्टूडेंट्स चाहे किसी रॉयल फैमिली से हो या फिर किसी ऑर्डिनरी बैकग्राउंड से, जो गुरुकुल में उनकी डेली लाइफ होती थी वो सिमिलर होती थी, मतलब ज़्यादा भेदभाव नहीं किया जाता था, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता था। इससे क्या होता था, इससे जो सोशल हायरार्की होती थी वो रिड्यूस हो जाती थी, और क्वालिटीज़ जो होती है जैसे ह्यूमिलिटी हो गया या फिर म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो गया, वो सारी चीज़ें डेवलप की जाती थी। आई होप दिस इज़ क्लियर एज वेल। तो अब हम बात करते हैं जो हमारे गुरुकुल सिस्टम था उसके अंदर सेल्फ रियलाइंस या फिर कर्म योगा। कर्म योगा का मतलब मैं बता देती हूँ क्या होता है। जो कर्म योगा होती है वो बेसिकली वर्क थ्रू एक्शन होता है। ठीक है, कर्म वर्क, योग इज़ थ्रू योर, कर्म इज़ थ्रू योर एक्शंस एंड योगा इज़ वर्क बेसिकली, काइंड ऑफ आप इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया होता है यहाँ पे, बट इसका बेसिक कर्मयोग का बेसिक मतलब होता है वर्क थ्रू एक्शंस। ठीक है, तो इसमें क्या होता था, जो स्टूडेंट्स होते थे वो डेली चोर्स भी परफॉर्म करते थे। आपको पता है ना, जैसे कि वो फायरवुड कलेक्ट करने गए या फिर फील्ड्स को क्लीन कर रहे हैं या फिर सो एंड सो ऑन। तो उस सब में ये लोग वर्क करते थे, राइट, थ्रू एक्शंस दे इंस्टिल्ड डिसिप्लिन, सेल्फ सफिशिएंसी एंड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेबर, राइट, कि लेबर का वैल्यू क्या होता है। तो उससे उनके प्रैक्टिकल लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो होता था वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता था। अब आई नो कि ये आज के कॉन्टेक्स्ट में आपके एकेडमिक एजुकेशन से काफ़ी अलग है, बट वैदिक सिस्टम में ना ये भी लर्निंग का पार्ट होता था, तो आप इसको छोड़ नहीं सकते। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अब इसके अलावा जो स्टूडेंट्स का कनेक्शन होता था वो सिर्फ और सिर्फ गुरुकुल में या फिर गुरु तक ही लिमिटेड नहीं होता था, वो सोशली इंटीग्रेट भी करते थे। अब इसका मेन एस्पेक्ट जो होता था वो था भिक्षा। अब भिक्षा के थ्रू वो लोग नियर बाय विलेजेस या फिर कम्युनिटी के कांटेक्ट में आते रहते थे। इसका पर्पस दो सिर्फ फूड कलेक्ट करना या फिर सिर्फ और सिर्फ नेसेसिटी की चीज़ लाना नहीं होता था, बल्कि जो स्टूडेंट्स होते थे उनमें ह्यूमिलिटी, ग्रैटिट्यूड और कम्युनिटी एंगेजमेंट जैसी क्वालिटीज़ को डेवलप करना भी होता था। ओके, यू कैन रीड इट फ्रॉम हेयर। तो गुरुकुल को बेसिकली हम एक फैमिली लर्निंग एनवायरनमेंट की तरह देख सकते हैं, राइट, जहाँ पे स्टूडेंट सिर्फ एकेडमिक्स ही नहीं बल्कि डेली लाइफ के थ्रू भी लर्न करते थे। तो अब नेचुरली ये क्वेश्चन तो आपके माइंड में आया होगा कि गुरुकुल में एडमिशन कैसे होता होगा, राइट, या फिर इस पूरे सिस्टम को फाइनेंशियली मैनेज कैसे किया जाता होगा। तो जल्दी से अब हम इसकी बात कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं हम एडमिशन की। तो गुरुकुल में एडमिशन का प्राइमरी बेसिस वेल्थ नहीं होता था। ओके, इट वाज नॉट वेल्थ या फिर स्टेटस। जो एडमिशन था वो स्टूडेंट्स के मॉरल कैरेक्टर, ठीक है, या फिर उनकी सिंसेरिटी, इमोशनल मैच्योरिटी या फिर उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी पर ज़्यादा डिपेंड करता था। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वेल्थ पर डिपेंड नहीं करता था। अब ये जो फॉर्मल एजुकेशनल जर्नी होती थी वो बिगिन होती थी हमारी उपनयन सेरेमनी से। इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आई होप आप लोगों को याद होगी ये क्या होता है, बट फिर भी मैं एक जल्दी से रिकैप कर देती हूँ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिचुअल होता था जो स्टूडेंट्स के ब्रह्मचार्य फेज को मार्क करता था और फॉर्मल एजुकेशन में एंट्री को भी बताता था, राइट।
तो ट्रेडिशनली इस रिचुअल्स के लिए डिफरेंट वर्णास के लिए डिफरेंट एजेस प्रिस्क्राइब्ड थी, ये बात मैंने उसमें भी बताई थी, बट क्योंकि मैंने एजेस स्पेसिफाई नहीं की थी तो इस वीडियो में मैंने वो एजेस भी स्पेसिफाई कर दिए। तो ब्राह्मण बॉयज़ के लिए इट वाज 8 ईयर्स, क्षत्रियास के लिए इट वाज 11 और वैश्यास के लिए इट वाज 12। ठीक है, बट ये बिल्कुल रिजिड नहीं होता था, ये थोड़ा सा चेंजेस के साथ भी वर्क कर जाता था। बट अगर हम टेक्स्ट्स या फिर उनको एनालाइज करें तो ये एजेस जो थी वो प्रिस्क्राइब की गई थी। तो अब उपनयन सेरेमनी के बाद जो स्टूडेंट होता था वो गुरु के साथ रहकर एक डिसिप्लिन स्टूडेंट लाइफ अपनी बिगेन कर देता था। ओके, तो अब क्योंकि हमें आई थिंक एडमिशन प्रोसेस समझ में आ गया और उनकी बिगनिंग का जो सेरेमनी थी वो भी समझ में आ गई है, इट्स टाइम टू मूव ऑन टू द सिस्टम टू सी द फाइनेंशियल एस्पेक्ट। ठीक है, कि फाइनेंशियली वो कैसे काम करता था। तो वैदिक एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट फीचर था कि स्टूडेंट्स से रेगुलर ट्यूशन फीस नहीं ली जाती थी। जैसे हम लोग फ़ीस पे करते हैं ना, उनसे ऐसी फ़ीस नहीं ली जाती थी। एजुकेशन को प्राइमरली एक ना सोशल और कल्चरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में देखा जाता था उस टाइम, एक कॉमर्शियल सर्विस के रूप में नहीं देखा जाता था, जैसे कि आज के कॉन्टेक्स्ट में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। आई होप आप इसको कनेक्ट कर ही गए होंगे। पर इसका मतलब ये नहीं होता था कि गुरुकुल बिना किसी फाइनेंशियल सपोर्ट के चल जाता था, नहीं। सोसाइटी जो होती थी और जो रॉयल सपोर्ट होता था, रॉयल पैट्रोनेज जो होता था, वो दोनों ही इम्पॉर्टेंट सोर्सेज थे हमारे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए एक गुरुकुल में। ठीक है, तो जो किंग्स और वेल्दी पैट्रॉन्स होते थे वो लैंड, कैटल या फूड या कोई भी अदर रिसोर्सेज के थ्रू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट करते थे। ठीक है, और साथ ही में आपको तो पता है जो स्टूडेंट्स होते थे वो भिक्षा भी लेके आते थे ना, फूड कलेक्ट करके लेके आते थे, उससे भी उनकी बेसिक नीड्स को कम्युनिटी सपोर्ट मिल रहा होता था कहीं ना कहीं से, राइट। और इसके अलावा एक और बात जो थी वो थी एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद जो स्टूडेंट्स थे वो गुरु दक्षिणा के थ्रू भी गुरु के प्रति अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते थे। बट डू नॉट कन्फ्यूज़ दिस गुरु दक्षिणा विद द ट्यूशन फीस, ये ट्यूशन फीस नहीं होती थी। ठीक है, ये जो फीस होती थी, देखो फीस होती है जिसका एक स्टैंडर्ड हो, राइट, कि फिक्स्ड अमाउंट हो, जैसे कि हमारी मतलब 200 है तो 200 ही सब पे करेंगे, राइट। बट ऐसा नहीं होता था, ये ट्यूशन फीस जो होती थी वो फिक्स नहीं थी। इसी वजह से स्टूडेंट अपनी कैपेसिटी और गुरु की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग मतलब वो डिफ्रेंशिएट कर जाती थी। तो इट वाज नॉट अ ट्यूशन फीस, इट वाज अ ट्रिब्यूट, अ ग्रैटिट्यूड दैट अ स्टूडेंट पेड टू हिज गुरु। आई होप ये चीज़ आपको अब क्लियर हो गई होगी। पर लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बता देती हूँ, वो था कि फाइनेंशियल सपोर्ट का मतलब ये नहीं था कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल किया जाता था। ठीक है, किंग्स या पैट्रॉन्स जो थे हमारे, वो रिसोर्सेज तो प्रोवाइड करते थे, पर वो हमारे गुरुकुल्स को कभी भी रूल नहीं कर सकते थे। उनके करिकुलम या एकेडमिक मैटर्स में उनका कोई भी डायरेक्ट से नहीं होता था। ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को पूरी एकेडमिक ऑटोनॉमी दी जाती थी और यहाँ पे गुरु को सेंट्रल माना जाता था। गुरु के पास ही सारा एकेडमिक कंट्रोल होता था। ठीक है, वो अथॉरिटी थे। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। अब गुरुकुल की इस ऑर्गेनाइजेशन में एडमिशन और फाइनेंशियल सपोर्ट वाला एस्पेक्ट हम लोगों ने कवर कर लिया, बट इसके साथ ना एक और चैलेंज जो था वो था कि हमारे पास लार्ज नंबर में स्टूडेंट्स होते थे, है ना। अब इतने सारे स्टूडेंट्स को टीच करना इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। अब इसी के लिए हमारे पास एक लेयर्ड पीर लर्निंग सिस्टम था। ठीक है, अब हम जल्दी से इस सिस्टम को समझ लेते हैं। तो इस स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर या फिर सबसे सेंट्रिक जो थे वो थे गुरु। जो सेंटर में हम लोग बात कर रहे हैं वो थे हमारे गुरु। अब गुरु क्यों थे? क्योंकि वो करिकुलम और डिसिप्लिन को गाइड करते थे। इनका मेन से होता था, वो सेंट्रल अथॉरिटी होते थे। तो सबके बीच में आते थे गुरु। और उसके बाद आते थे हमारे अंतेवासिन्स। अब ये जो इनको आप ना सीनियर्स मान सकते हो। ठीक है, वहाँ पे जो सीनियर्स होते थे ना वो अंतवासिन्स होते थे और ये गुरु के अंडर स्टडी भी करते थे और जो जूनियर थे उनको गाइड भी करते थे, उनका मेंटर भी एज अ मेंटर भी एक्ट करते थे। ठीक है, और इस सिस्टम के एंड में आते थे हमारे जूनियर प्यूपल्स या फिर नए स्टूडेंट्स, आप मान सकते हैं इन लोगों के। जैसे आप लोग लगा लो, अभी मैं आपकी सीनियर हूँ, राइट, और आप लोग मेरे जूनियर्स हो।
तो मैं आप लोगों को गाइड कर रही हूँ, इस सेंस में आप उस चीज़ को कनेक्ट कर सकते हो। तो उस टाइम पे भी ऐसा ही सिस्टम चलता था, गुरु सेंट्रल अथॉरिटी होते थे, उसके बाद आते थे हमारे सीनियर्स जो अपने जूनियर्स को गाइड करते थे और उनको स्टडी मटेरियल वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करते थे, उनके असाइनमेंट्स में हेल्प कर देते थे, कभी कभार बता देते थे कैसे क्या लिखना है, ठीक है। तो मतलब ये तो मैं अभी के कॉन्टेक्स्ट में बता रही थी, उस टाइम लिखना तो नहीं होता था, बट वो उनको जैसे ओरल रेसिटेशन की प्रैक्टिस में हेल्प करवा देते थे या फिर उनको कंसेप्ट समझा देते थे, उनकी डाउट्स वगैरह सुन लेते थे, ठीक है। मतलब आप इसको काफ़ी कनेक्ट कर सकते हो हमारे आज के सिस्टम से भी, ठीक है। तो आई होप अब आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, राइट। तो अब इसी वजह से जो सिस्टम था लर्निंग का वो और ज़्यादा कोलैबोरेटिव हो जाता था, राइट, क्योंकि अलग अलग टाइप के लोग, हायरार्की वाले लोग एक साथ इंटरेक्ट कर रहे थे है ना। तो जो गुरुकुल था, ऐसे करके हम लोग गुरुकुल में लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ भी इफ़ेक्टिवली मैनेज कर लेते थे, ठीक है। तो इससे ना दो इम्पॉर्टेंट वो हो जाते थे, एक तो इससे लर्निंग कोलैबोरेटिव हो जाती थी और साथ साथ गुरुकुल को एफिशिएंटली मैनेज भी करा जा सकता था, ठीक है। इसके साथ में यहाँ पे एक और टर्म दी गई है, मॉनिटोरियल सिस्टम। इसका मतलब ये था कि जो सीनियर्स थे वो अपने जूनियर्स को मेंटर करते थे और उसकी वजह से एक रिकॉग्नाइज्ड मॉनिटोरियल सिस्टम डेवलप हो गया था, जिसमें सीनियर्स ऊपर जाते थे और जूनियर्स नीचे आते थे, जो कि आपस में एक दूसरे को गाइड वगैरह करके काम कर लेते थे। इससे ना पर्सनलाइज्ड इंस्ट्रक्शन की क्वालिटी जो थी वो भी अच्छी हो गई थी, ठीक है। मतलब सबको इंडिविजुअल अटेंशन मिल गया था, राइट। अब क्योंकि हमने पूरा सिस्टम अच्छे से समझ लिया है और आपको शायद से कोई डाउट नहीं होगी इसमें, तो हम आगे बढ़ते हैं और फाइनली इसकी लेगेसी क्या रही है उसको समझ लेते हैं, कंक्लूड करते हैं साथ में, ठीक है। तो अगर हम पूरे सिस्टम को साथ में देखें तो जो वैदिक एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके हमें कुछ की फीचर्स मिलते हैं, राइट। ये चार की फीचर्स, ठीक है। तो सबसे पहला था उसमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ठीक है, कि वैसे जो एजुकेशन सिस्टम था वो फ़ी बेस्ड नहीं था और इसको क्योंकि सोसाइटी और पैट्रॉन या फिर रॉयल जो लीनियज थी वो सपोर्ट कर रही होती थी, तो ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट था वाइल ऑल्सो मेंटेनिंग इट्स ऑटोनॉमी, ठीक है। अब सेकंड जो कंपोनेंट था वो था डिग्निटी ऑफ लेबर, जिसमें जो स्टूडेंट्स थे वो सिर्फ बुक्स या फिर टेक्स्ट नहीं पढ़ते थे बल्कि डेली चोर्स और प्रैक्टिकल वर्क के थ्रू पार्टिसिपेट भी करते थे। इससे क्या होता था, उनके अंदर एक वैल्यू सेंस ऑफ लेबर के लिए वैल्यू, उसको लेबर के लिए इम्पोर्टेंस का वो लोग रिलेट कर पाते थे और उनको समझ में आता था कि लेबर को क्यों वैल्यू करना चाहिए, ठीक है। फिर आ जाता था हमारा सोशल इक्वालिटी। इसके अंदर जो था वो गुरुकुल को एक शेयर्ड लिविंग एनवायरनमेंट में क्योंकि ट्रीट किया जाता था, तो स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन, ह्यूमिलिटी और कोऑपरेशन जैसे क्वालिटीज़ को सिखाया जाता था, जो कि एक इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम मॉडल पे बेस होता था, राइट। जैसे हमने उसमें भी देखा था ना कि प्रिंस और जो रॉयल बैकग्राउंड का हो या फिर ऑर्डिनरी बैकग्राउंड से हो वो मैटर नहीं करता है, यहाँ पे सब इक्वल हैं, जो काम सब कर रहे हैं वो काम सब कर ही रहे होते हैं, यहाँ पे कोई भेदभाव हमें देखने को नहीं मिलता है, जिससे डिफरेंट काइंड ऑफ क्वालिटीज़ भी हमारे अंदर डेवलप हो जाती हैं। और इसमें लास्ट आ जाता है रिसर्च कल्चर, जिसमें हम बेसिकली परिषद और सम्मेलन को देखें या फिर अदर स्कॉलरली इंस्टीट्यूशंस के थ्रू डिस्कशन, डिबेट या फिर नॉलेज को एक्सचेंज करने को इनकरेज कर सकते हैं। इससे इंटरेक्शन बढ़ता है और रिसर्च कल्चर भी प्रमोट होता है, राइट। तो वैदिक एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ एक सिस्टम और स्कूलिंग के रूप में नहीं देखना चाहिए, इसको हमें एक ब्रॉडर सिस्टम की तरह समझना चाहिए, जहाँ पे जो एजुकेशन है वो सोशल लाइफ, प्रैक्टिकल वर्क, वैल्यूज़, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट सब चीज़ों के साथ इंटरकनेक्टेड थी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को पूरा पार्ट सी क्लियर हो गया होगा। तो जल्दी से हम एक बार ना इसका रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने वैदिक एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एवोल्यूशन देखा है ना, कि कैसे कैसे किस सोसाइटल कंडीशंस के अंदर हमारे पास एक ग्रेजुअली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फॉर्म, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म आया, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से होते थे और उनका वर्क क्या होता था।
राइट, ये सारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है। उसके बाद हमने गुरुकुल को एक लिविंग सोशल यूनिट की तरह समझा, है ना, जिसमें गुरु की पत्नी और स्टूडेंट्स को एक एक्सटेंडेड फैमिली की तरह ट्रीट किया गया है। उसके बाद हमने एडमिशन और फाइनेंशियल मैनेजमेंट को भी समझा, जिसमें हमने उपनयन सेरेमनी, रॉयल सपोर्ट और एकेडमिक ऑटोनॉमी, गुरु दक्षिणा एक्सेट्रा चीज़ों को कवर किया। और लास्ट में हमने लेगेसी देखी, ठीक है, कि लेगेसी के अंदर हम लोग मतलब कि जो हमारी वैदिक एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन की मेजर लेगेसी थी वो कैसे हमारे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, डिग्निटी ऑफ लेबर, सोशल इक्वालिटी और रिसर्च कल्चर पे बेस रहती थी, राइट। तो उससे आप समझ सकते हो कि हमारा क्या क्या पूरा सार था इस पूरे चैप्टर का, ठीक है। तो अब असेंशियली हम लोगों ने पूरा जो स्ट्रक्चर था वैदिक एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन का वो इसमें हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। विद दैट वी हैव फाइनली कम टू द एंड ऑफ आवर लेक्चर for part C. I hope this video helped you understand not just the different educational institutions of the Vedic period, but also how the entire system was organized and functioned as a social and educational structure. तो अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है या फिर कोई पॉइंट समझने में डिफ़िकल्टी हो रही है तो फील फ्री टू मेंशन डाउन इट इन कमेंट्स। आई ट्राई माई बेस्ट टू एड्रेस इट, ठीक है। आप लोगों को मैं ऐसे बीच में नहीं छोड़ूंगी, तो आप आराम से लिख सकते हो, मैं पक्का उस चीज़ को आंसर करूँगी, ठीक है। एक नहीं तो 2 नहीं तो 3 दिन में पक्का कर दूँगी। डोंट फॉरगेट कि पार्ट डी इस बार मैं वेडनेसडे या थर्सडे में से किसी एक दिन अपलोड करूँगी और पार्ट ई तो पक्का संडे को आ ही जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ हमारी यूनिट 1 भी इस हफ्ते पूरी कंप्लीट हो जाएगी। So with that, thank you so much for watching and being a part of ITEP Simplified. I'll see you in the next video. Till then, keep learning and keep growing. Bye bye.